नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की। और हमारा टॉपिक लास्ट क्लास में था उपराष्ट्रपति। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है कार्यपालिका का वास्तविक शासक। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 की बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से की जाएगी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की बात करेंगे, जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 77 कार्यपालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या बना सकता है? राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है। अनुच्छेद 77 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं, हम इनकी बात करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये राजनीतिक प्रमुख, भारत सरकार का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और त्यागपत्र अपना प्रधानमंत्री किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, जो कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। प्रधान होता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री की। बात की गई है अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 में लिखा है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को एक सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है, जो मुखिया होता है, वह प्रधानमंत्री होगा। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 74 में लिखा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने होगी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर कार्य करेगा। ये किस में लिखा गया? 42वें संविधान संशोधन में लिखा गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में बताया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पुनर्विचार के लिए वापस को एक बार भेज सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है, एक बार वापस भेज सकता है। क्या है? एक बार वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकता है, कि एक बार मौका दिया गया है राष्ट्रपति को कि जो मंत्री परिषद के द्वारा सलाह राष्ट्रपति को दी गई है, उस सलाह को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये कहा गया कि एक बार राष्ट्रपति के पास मौका है कि एक बार वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर कार्य करेगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और इसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, उस मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो कौन सा संविधान संशोधन था ये? 44वां संविधान संशोधन था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भेजने के लिए बाध्य
बताया गया या आधार माना गया तो है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके बाद आता है अनुच्छेद 75। कौन सा? आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 आता है, इसमें राष्ट्रपति की नियुक्ति, इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रधानमंत्री किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, चयनित किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, प्रधानमंत्री क्या की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किया जाता है, ये किसमें लिखा है? ये अनुच्छेद 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री का क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। या आप स्पेशल फैक्ट याद रख लेना कि प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। और इसमें लिखा है अनुच्छेद 75 में कि राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से, किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से क्या की जाएगी? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पीएम प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसमें कौन है? इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी 15% में शामिल है। और 91वां संविधान संशोधन, कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये संशोधन किया गया कि मंत्रियों की संख्या जो सदन है उस सदन से 15% से अधिक नहीं हो सकती। कि क्या बताया गया कि इस मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के जो जितने सदस्य हैं उसका 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे हमारे लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो 543 सदस्यों का 15% निकालें, 543 लोकसभा सदस्यों का 15% निकालें तो लगभग वो आएगा 82 के समथिंग। कितना आएगा? 82 के समथिंग वो आएगा। तो 82 सदस्य क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। और उसमें कौन है? प्रधानमंत्री भी शामिल है उस 15% में। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के, विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्यों का 15% होगी। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो आएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये किया गया। 2003 के द्वारा ये किया गया। दल बदल का दोषी व्यक्ति उस लोकसभा के कार्यकाल में नया चुनाव जीते बिना मंत्री नहीं बन सकता। और यदि कोई दल बदल करके जो व्यक्ति होता है वो दोषी है, अगर कोई संसद सदस्य क्या है? दल बदल का दोषी व्यक्ति है, तो लोकसभा के कार्यकाल में नया चुनाव जीते बिना मंत्री नहीं बन सकता। कि अगर वो मंत्री दल बदल का कोई विरोधी है, कोई संसद सदस्य क्या है? सांसद दल बदल का विरोधी है, तो दोबारा उसको चुनाव जीतना पड़ेगा उपचुनाव में, और वो फिर जीतने के बाद ही मंत्री बन सकता है। अर्थात दल बदल के विरोधी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। अगर वो मंत्री बनना है तो उसको उपचुनाव में वापस, अर्थात दोबारा से लोकसभा के चुनाव में उपचुनाव में जीत कर आना होगा, तभी वो क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है। मंत्री नहीं बन सकता, लेकिन तभी बन सकता है वो दोबारा से जीत कर, वापस नया चुनाव जीत कर आ जाए तो बन सकता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये भी अनुच्छेद 75 में लिखा है कि ये भी सीटी ग्रेजुएशन लेवल जो भी एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, अपने कार्य पद पर बने रहते हैं। तो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। मंत्री परिषद होती है वह सामूहिक रूप से, अभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था सीईटी में कि जो मंत्री परिषद होती है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति
जिम्मेदार होती है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति होती है। और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो याद रखना, जो मंत्रिपरिषद होती है उसका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है राष्ट्रपति के प्रति। 6 माह में मंत्री को सांसद बनना आवश्यक है, अन्यथा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है, जो संसद का सदस्य नहीं है, तो अगर वो 6 माह के अंदर अंदर संसद का सदस्य बन जाता है तो मंत्री रहता है, नहीं तो मंत्री नहीं रहता। मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को बिना चुनाव जीते ही, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को बिना चुनाव जीते ही मंत्री बना दिया जाता है तो उसको 6 माह के अंदर अंदर चुनाव जीतना जरूरी है। अगर 6 माह के अंदर वो सांसद नहीं बनता है तो वह मंत्री पद समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद क्षेत्र में क्या है, अनुच्छेद क्षेत्र में महान्यायवादी है। अनुच्छेद क्षेत्र में क्या है, महान्यायवादी है। इससे पहले हम बात करें तो जो ये लोकसभा की बात करें, इसमें ये बताया गया है कि जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा त्याग पत्र देने और बर्खास्त किए जाने पर क्या होता है, लोकसभा मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा क्या होता है, प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है, लेकिन लोकसभा भंग नहीं होती। ये मान लो बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, वो प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए या मृत्यु हो जाए तो जो उसकी मंत्रिपरिषद है वह स्वतः ही भंग हो जाती है, लेकिन लोकसभा भंग नहीं होती है। प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने ही क्या हो जाती है, मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, लेकिन लोकसभा भंग नहीं होती है। आप ये भी याद रखना। इसके अलावा क्या होता है, इसकी योग्यता की बात करें, प्रधानमंत्री की योग्यताएं, प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की योग्यता की बात करें, प्रधानमंत्री की योग्यताएं, तो प्रधानमंत्री के लिए क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा है न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो लोकसभा सदस्य बनने के लिए। लाभ का पद धारण ना करता हो और एक लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। ये हम क्योंकि 25 वर्ष की आयु वो क्या हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, तो उसमें संसद का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। तो ये उसकी योग्यता है। और जो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाई जाती है, प्रधानमंत्री को शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ, जो प्रधानमंत्री शपथ लेता है वो शपथ लेता है प्रधानमंत्री पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की शपथ, पद व गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा। और ये त्याग पत्र किसको देता है, प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है, राष्ट्रपति को। अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा
पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। जो कि एग्जाम में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किसकी शपथ लेता है? प्रधानमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। और दूसरा, वो अपना शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 76 क्या है? महान्यायवादी है। ये क्या होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इसी के प्रकार राज्य सरकार में कौन होता है? राज्य सरकार में होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 165 में। किसमें? अनुच्छेद 165 में। जिस प्रकार भारत सरकार में अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का उल्लेख है, जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार में महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 में, और राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यता व वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। इसका वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि महान्यायवादी का वेतन किसके बराबर होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान जो वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है, वही सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या मिलता है? महान्यायवादी को वेतन मिलता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और जो महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है कि राष्ट्रपति चाहे तब तक वो क्या रहता है? उस पद को बना रहता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री सलाह देता है। यह विधिक मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श देता है। और ये क्या काम करता है? जो कानूनी मामले हैं, विधि मामले हैं, उसमें केंद्र सरकार को परामर्श देने का कार्य कौन करता है? महान्यायवादी करता है। न्यायालय में केंद्र सरकार के पक्ष में वकालत करता है। और न्यायालय में क्या करता है? ये केंद्र सरकार के पक्ष में वकालत करने का कार्य करता है, अर्थात केंद्र सरकार के पक्ष में अपना फैसला रखता है। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ये विधिक मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श देता है और न्यायालय में केंद्र सरकार के पक्ष में वकालत करता है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार राज्य में महान्यायवादी के समकक्ष पद होता है महाधिवक्ता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसके बाद है, ये भारत में स्थित किसी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। जो महान्यायवादी होता है वह भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। केंद्र सरकार के खिलाफ किसी भी मामले पर सुनवाई नहीं करता है। तो याद रखना, जो ये महान्यायवादी होता है ये भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ कभी भी ये सुनवाई नहीं करता है। किसी मामले में क्या नहीं करता है? ये सुनवाई नहीं करता है। ये भारत में स्थित किसी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, केंद्र सरकार के खिलाफ किसी मामले पर सुनवाई नहीं करता है, अर्थात ये सरकार के पक्ष में अपना फैसला रखने का कार्य करता है, सरकार के विरुद्ध कभी कार्य नहीं करता है। यह संसदीय सदनों की कार्रवाई व संसदीय समितियों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन इस आधार पर मतदान नहीं कर सकते। वो वोट नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? वोट नहीं दे सकते, अर्थात मतदान नहीं कर सकते। उनको मतदान करने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी क्या सकता है? संसदीय जो समितियां होती है और संसदीय सदन, लोकसभा राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है और संसदीय समितियां होती है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर ये वोट नहीं दे सकते, अर्थात मतदान नहीं कर सकते। इसकी सहायता हेतु महान्यायवादी की सहायता हेतु क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि महान्यायवादी की सहायता हेतु कौन सा अधिकारी नियुक्त किया जाता है? उस अधिकारी का नाम क्या है? सॉलिसिटर जनरल। इसी प्रकार महाधिवक्ता की सहायता के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की सहायता के लिए
लोक अभियोजक होता है। तो महाधिवक्ता की सहायता के लिए लोक अभियोजक होता है। तो महान्यायवादी की सहायता के लिए सोलिसिटर जनरल होता है। सोलिसिटर जनरल किसकी सहायता के लिए होता है? महान्यायवादी की सहायता के लिए सोलिसिटर जनरल होता है, जबकि महाधिवक्ता की सहायता के लिए लोक अभियोजक होता है। लोक अभियोजक होता है। अनुच्छेद 77 में बताया गया है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। संघ की समस्त शक्तियों का प्रयोग, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 77 में लिखा हुआ है कि जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, हमने पढ़ा था अनुच्छेद 54, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये अनुच्छेद 54 में है। और अनुच्छेद 77 में है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। वो किस में लिखा है? अनुच्छेद 77 में लिखा है। कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम बना सकता है, विनियम बना सकता है, तथा मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बना सकता है। ये भी किसमें लिखा है? ये भी आर्टिकल किसमें लिखा है? 77 में लिखा गया है। कि आर्टिकल 77 में लिखा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। जो भी काम किया जाएगा राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। और कार्यपालिकाओं के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम बना सकता है और मंत्रियों के कार्यों में आवंटन हेतु नियम बना सकता है। ये भी आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है तथा मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बना सकता है। ये भी अनुच्छेद 77 में लिखा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए विनियम नियम बना सकता है। तो राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 77। कौन सा? अनुच्छेद 77। और 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, आप जानते हो 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री। 4 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार होता है, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। इसके बाद आगे बात करें अनुच्छेद 78, इसमें क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री के कर्तव्य किसमें बताए गए हैं? अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के विनिश्चय की सूचना उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में बताए गए हैं और इसमें कहा गया है कि ये राष्ट्रपति को क्या करेगा? विनिश्चय की सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को जितने भी आपने सरकार के विनिश्चय किए हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार के जितने भी नियम हैं, आपने क्या प्लानिंग की है, वो सब राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएगा। वह राष्ट्रपति को सरकार के विनिश्चय की सूचना उपलब्ध करवाएगा। यह अनुच्छेद 78 में है। यदि राष्ट्रपति संघ के प्रशासनिक व विधायी कार्यों के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाएगा और वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को संघ के प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाए। और दूसरा कर्तव्य यह है कि राष्ट्रपति को प्रशासनिक और विधायी कार्यों से संबंधित जो भी सूचनाएं वो उपलब्ध करवाएगा। और यदि किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय कर लिया है बिना मंत्रिपरिषद में विचार किए, यदि किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय कर लिया है लेकिन उस विनिश्चय को मंत्रिपरिषद में नहीं रखा है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद में इस पर चर्चा हो, इस पर विचार हो, इस पर क्या हो? चर्चा हो, इस पर विचार हो। ये क्या करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है। तो अनुच्छेद 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के विनिश्चय की सूचना उपलब्ध करवाए। दूसरा है कि राष्ट्रपति को संघ सरकार के जो भी प्रशासनिक और विधायी सूचनाएं हैं वो उपलब्ध करवाएं। और तीसरा है कि यदि किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है लेकिन उस विनिश्चय को मंत्रिपरिषद में नहीं रखा है, मंत्रिपरिषद के सामने नहीं लाया है, खुद नहीं फैसला कर लिया है कोई नियम का, कोई योजना का, और लेकिन उस योजना उस नियम का विनिश्चय को जो सूचना थी उसको मंत्रिपरिषद के सामने नहीं लाया है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि वह इस मामले को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखे। ये अनुच्छेद 78 में बताया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, प्रधानमंत्री के क्या बात करेंगे? कार्य एवं शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? किसके रूप में? मंत्रिपरिषद के रूप में वो क्या क्या कार्य करता है?
मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री क्या करता है? मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को उनके नाम की सिफारिश करता है। कि प्रधानमंत्री क्या करता है? जो भी मंत्री बनाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को उनकी नाम की सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री बनाने के लिए नाम की सिफारिश किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को मंत्री बनने वाले लोगों की नाम की सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है, मंत्रियों को, जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रियों को क्या करता है? विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है तथा उनमें फेरबदल करता है। और जो मंत्री होते हैं, किसी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, किसी को वन मंत्री बनाया गया, किसी को कानून मंत्री बनाया गया, किसी को गृह मंत्री बनाया गया। तो जिन मंत्रियों को जो विभागों का, मंत्रालयों का आवंटन किया जाता है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और उनमें फेरबदल, एक्सचेंज भी जो किया जाता है, चेंज किए जाते हैं, किसी का विभाग बदल दिया जाता है, किसी का मंत्रालय बदल दिया जाता है, ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। और जो प्रधानमंत्री या तो बोल सकता है कि मंत्रियों को अपना त्यागपत्र दे दे, नहीं तो राष्ट्रपति से आग्रह कर सकता है कि सलाह दे सकता है कि इन मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाए। मंत्रियों को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह भी कौन देता है? मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन दे सकता है? ये प्रधानमंत्री दे सकता है। या तो मंत्रियों से त्यागपत्र ले सकता है, या मंत्रिपरिषद नहीं, अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने के लिए सलाह दे सकता है। मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है। और मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तथा सभी मंत्रियों की गतिविधियों को, सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित करता है, उनमें समन्वय बनाए रखता है। और जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सभी मंत्री क्योंकि जो गतिविधि हो उनको निर्देशित, नियंत्रित करने का कार्य करता है, और उनमें समन्वय बनाए रखने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्री बनाए जाते हैं, और प्रधानमंत्री जिनको मंत्री बनाता है वो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र लोग होते हैं। तो ये किसके संबंध में बताई गई है? मंत्रिपरिषद के संबंध में बताए गए हैं। मंत्रिपरिषद में कौन आते हैं? मंत्री आते हैं। इसके बाद आगे बात करें, आगे आता है संसद के संबंध में। संसद के संबंध में इसमें बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है? दूसरा है संसद के संबंध में, कि संसद के संबंध में वो क्या क्या काम करता है? राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। संसद के सत्र कब बुलाना है, कब उसका खत्म करना है सत्र को, तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। कि संसद का सत्र कब आयोजित किया जाए और संसद का सत्र कब समाप्त किया जाए, ये भी सलाह कौन देगा? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है, परामर्श देता है। राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से किसी भी समय ये बोल सकता है कि लोकसभा को क्या कर दिया जाए? विघटित कर दिया जाए, ये सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की, भंग करने की क्या की जा सकती है? सिफारिश की जा सकती है। सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, घोषणा करता है। और सभा पटल पर, सभा जो लोकसभा है उसे राज्यसभा है, जब उनकी संसद की बैठक होती है तब यह क्या करता है? जो सरकार की नीतियां होती है उनकी घोषणा करता है। तो संसद के संबंध में क्या क्या काम करता है? कि राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। सभा पटल पर सरकार की नीतियां होती है उनकी घोषणा करता है। राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या काम करता है वो देखो। राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों, राष्ट्रपति के संबंध में क्या होता है आपको पता है? जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उसमें सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का न्यायवादी, ये किसमें? आर्टिकल 76 में हमने इसकी बात की थी अभी। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अनुच्छेद 315 से 323 तक है, एवं उसके सदस्य। तो महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध में परामर्श कौन देता है? राष्ट्रपति को परामर्श देता है प्रधानमंत्री। की
राष्ट्रपति द्वारा विधान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रण एवं लेखा महानिरीक्षक की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और अन्य भी जो भी नियुक्तियां की जाती है उसमें राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अन्य शक्तियां एवं कार्य, इसके अलावा अन्य कौन सी शक्तियां हैं जो प्रधानमंत्री करता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यह भी एग्जाम में आया था सीटीईटी में कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद होती है और अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन होते हैं परिषद होती है, उसका क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। तो याद रखना, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? क्या पूछा जा सकता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लेकिन एक होता है पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो हमारे देश की, जो राष्ट्र की विदेश नीति है उसको महत्वपूर्ण रूप देने में, मूर्त रूप देने में, क्रियान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? प्रधानमंत्री निभाता है। विदेशों से जो हमारे मधुर संबंध होते हैं उसमें भूमिका किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। तो हमारी जो देश की विदेश नीति होती है उसको मूर्त रूप देने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पूछ के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि केंद्र सरकार का मुख्य या प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है, तो आंसर आएगा प्रधानमंत्री। और राज्य सरकार में कौन होता है प्रमुख प्रवक्ता? राज्य सरकार में होता है मुख्यमंत्री। और केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है और आपातकाल, इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय जो राजनीतिक स्तर होता है उसका आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कि आपातकाल की स्थिति आ गई, कि विपदा आ गई, उस समय जो राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कि जो बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तबाही मच गई, उन सब चीज़ों के लिए जो राजनीतिक स्तर का आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जो हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना है, इन तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? इन सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री होता है। इसलिए निष्कर्ष में कहा सकता है कि शासन की संपूर्ण शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। इन सब कार्यों और शक्तियों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और संपूर्ण शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। इसके बाद हम बात करें राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियां। राज्यसभा की महत्वपूर्ण शक्तियां, राज्यसभा की विशेष शक्तियां। यह क्वेश्चन अभी सीईटी 2024 ग्रेजुएशन में आया था कि किस अनुच्छेद के तहत या कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची में कानून बनने का अधिकार दे सकती है। तो उसका राइट आंसर था अनुच्छेद 249। वह अनुच्छेद 249 में क्या बताया गया है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को यह अधिकार दे सकती है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और ये कानून 1 साल के लिए बनाया जा सकता है। अगर वापस दोबारा से कानून बनाना है तो वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। राज्यसभा 2/3 बहुमत पारित कर संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। ये राज्यसभा के पास विशेष शक्ति है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को क्या कर सकती है? संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। यह कानून कितने समय तक रह सकता है? पूछा जा सकता है आपको कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति दी जाती है वह कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो आंसर आएगा 1 वर्ष तक वह लागू रह सकता है। यदि कानून की समय अवधि को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, अगर आपको 1 साल से 1.5 साल 2 साल करना है तो पूरी प्रक्रिया को दोहराना होता है। वापस वही राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगी और वो राज्य सूची को बनाने की अनुमति प्रदान करेगी। तो ये क्वेश्चन अनुच्छेद 249 का आया था कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है? यदि राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो वो क्या कर सकती है? 2/3 बहुमत पारित करके, प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का
प्रस्ताव अनुमति दे सकती है और इस तरह जो कानून बनाया जा सकता है वो 1 साल तक लागू रहता है। अनुच्छेद 312 ये क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जन करने के लिए कह सकती है, अधिकार दे सकती है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की या निर्माण की अनुमति दे सकती है। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 312 में लिखा गया है कि संसद को राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने, सर्जन करने की अनुमति दे सकता है। तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312 आप इनको अच्छे से लिख लें। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ये कि अनुच्छेद 249 में क्या है। इसमें राज्य सूची के कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा संसद को दे सकती है और इसके तहत राज्यसभा संसद को अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन के लिए दे सकती है अनुमति। वर्तमान में 3 सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, भारतीय वन सेवा। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस। ये पहले आईसीएस कहलाती थी, या आईपी कहलाती थी। कब तक? 1947 तक। कब तक? 1947। इसके बाद इसको आईएएस, आईपीएस कहा गया। आईएएस को आईसीएस के नाम से जाना जाता था, आईपीएस को आईपी के नाम से जाना जाता था, और आईपीएस 1966 में बनी भारतीय वन सेवा। ये क्या है? भारतीय वन सेवा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सेवाएं, आईएएस अखिल भारतीय सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1966 में आई। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अखिल भारतीय सेवा कौन सी? अखिल भारतीय वन सेवा का सर्जन कब किया गया? 1966 में। 1966 में ये निर्माण किया गया था, तीसरी अखिल भारतीय सेवा। और अनुच्छेद 67 में क्या है? अनुच्छेद 67 में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति का जो प्रस्ताव हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है वो सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा क्या है? विशेष शक्ति है। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है वो राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा वो राज्यसभा में लाया जाएगा, क्योंकि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने बात की प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट क्लास में हम प्रधानमंत्री संबंधी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।